क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, लेकिन हैरी के मन से मिरर ऑफ एरिस्ट की छवि मिट नहीं रही थी। डरावने सपनों, रहस्यमयी खोजों और क्विडिच मुकाबले के बीच एक बड़ा राज धीरे धीरे सामने आने वाला था। निकोलस फ्लेमेल का नाम और सॉर्सरर्स स्टोन की सच्चाई। हॉगवर्ट्स में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता है। चैप्टर 13। निकोलस फ्लेमेल। डंबलडोर ने हैरी को मना लिया था कि वो फिर से मिरर ऑफ एरिस्ट को देखने न जाए, और क्रिसमस की छुट्टियों में इनविजिबिलिटी क्लोक उसके ट्रंक के नीचे तह करके रखी रही। हैरी चाहता था कि वो आईने में जो देखा था उसे वैसे ही भूल जाए, लेकिन वो नहीं भूल सका। उसे डरावने सपने आने लगे। बार बार वो सपने में देखता कि उसके माता पिता हरे उजाले की चमक में गायब हो रहे हैं और एक ऊंची आवाज जोर जोर से हंस रही है। देखा, डंबलडोर सही था, वो आईना तुम्हें पागल कर सकता है, रॉन ने कहा जब हैरी ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया। हर्माइनी, जो टर्म शुरू होने से एक दिन पहले वापस आई थी, इस बात को लेकर कुछ और सोच रही थी। वो डर और गुस्से के बीच फंसी हुई थी। हैरी 3 रातों तक बेड से बाहर घूमता रहा था स्कूल में। अगर फिल्च तुम्हें पकड़ लेता, और इस बात से भी निराश थी कि वो अब तक ये पता नहीं कर पाया था कि निकोलस फ्लेमेल कौन है। उन्होंने लगभग हार मान ली थी कि निकोलस फ्लेमेल का नाम उन्हें किसी लाइब्रेरी की किताब में मिलेगा, जबकि हैरी को अब भी पूरा यकीन था कि उसने ये नाम कहीं पढ़ा है। टर्म शुरू होते ही उन्होंने फिर से ब्रेक के दौरान 10-10 मिनट किताबें पलटना शुरू किया। हैरी के पास और भी कम समय था, क्योंकि क्विडिच की प्रैक्टिस फिर से शुरू हो गई थी। वुड अब टीम से पहले से भी ज्यादा मेहनत करवा रहा था। बर्फ की जगह आई लगातार बारिश भी उसका जोश कम नहीं कर पाई थी। वीजली शिकायत कर रहे थे कि वुड अब पागल हो गया है, लेकिन हैरी उसकी तरफ था। अगर वो हफलपफ के खिलाफ अगला मैच जीतते तो ग्रिफिंडोर 7 साल में पहली बार स्लिदरिन से आगे निकल जाता। सिर्फ जीत की चाहत नहीं थी। हैरी को यह भी महसूस हुआ कि जब वो थक कर सोता है तो उसे कम बुरे सपने आते हैं। फिर एक बहुत ही गीली और कीचड़ वाली प्रैक्टिस के दौरान वुड ने टीम को एक बुरी खबर दी। वो अभी वीजलीज पर गुस्सा हो रहा था, जो एक दूसरे पर झपट रहे थे और झूठ मूठ झाड़ू से गिरने का नाटक कर रहे थे। बंद करो ये सब, उसने चिल्लाया। यही सब हरकतें मैच हरवा देंगी हमें। इस बार स्नेप रेफरी है और वो बस मौका ढूंढेगा ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स काटने का। जॉर्ज वीजली सच में झाड़ू से गिर पड़ा ये सुनकर। स्नेप रेफरी? उसने कीचड़ से भरे मुंह से कहा। उसने कभी कोई क्विडिच मैच रेफरी किया है क्या? अगर हम स्लिथरिन से आगे निकल सकते हैं तो वो कभी फेयर नहीं रहेगा। बाकी टीम भी जॉर्ज के पास आकर शिकायत करने लगी। ये मेरी गलती नहीं है, वुड ने कहा। हमें बस ये देखना है कि हम एकदम क्लीन गेम खेलें, ताकि स्नेप को बहाना ही न मिले हमें टारगेट करने का। ये तो ठीक था, हैरी ने सोचा, लेकिन उसकी एक और वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि स्नेप उसके पास हो क्विडिच खेलते वक्त। बाकी टीम हमेशा की तरह प्रैक्टिस के बाद बातों में लग गई, लेकिन हैरी सीधे ग्रिफिंडोर कॉमन रूम चला गया, जहां रॉन और हरमाइनी शतरंज खेल रहे थे। शतरंज वो इकलौती चीज थी जिसमें हरमायोनी हारती थी, और हैरी और रॉन को लगता था कि ये उसके लिए अच्छा था। मुझसे अभी बात मत करो, रॉन ने कहा जब हैरी उसके पास बैठा। मुझे उसने हैरी का चेहरा देखा। क्या हुआ तुम्हें? बहुत बुरे लग रहे हो। हैरी ने धीरे से, ताकि और कोई ना सुने, रॉन और हरमाइनी को बताया कि स्नेप कैसे अचानक से क्विडिच रेफरी बनना चाहता है। मत खेलो, हरमाइनी ने तुरंत कहा। बोल दो कि बीमार हो, रॉन बोला। एक्टिंग करो कि तुम्हारी टांग टूट गई है,
हरमाइनी ने कहा। सच में तोड़ लो, रॉन बोला। नहीं कर सकता, हैरी ने कहा। कोई रिजर्व सीकर नहीं है। अगर मैं पीछे हट गया तो ग्रिफिंडोर खेल ही नहीं पाएगा। उसी वक्त नेविल कॉमन रूम में गिरता हुआ आया। उसने पोर्ट्रेट होल कैसे पार किया ये कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि उसकी टांगें आपस में जुड़ी हुई थीं। ये सब ने तुरंत पहचान लिया कि उस पर लेग लॉकर कर्स किया गया था। उसे शायद बनी हॉप करते हुए ग्रिफिंडोर टावर तक आना पड़ा होगा। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, सिवाय हरमाइनी के, जो तुरंत उठी और काउंटर कर्स किया। नेविल की टांगें अलग हो गईं और वो कांपते हुए खड़ा हुआ। क्या हुआ? हरमाइनी ने पूछा, उसे पकड़कर हैरी और रॉन के पास बैठाते हुए। मैलफॉय, नेविल ने कांपती आवाज में कहा। मैं उसे लाइब्रेरी के बाहर मिला। उसने कहा कि वो इस पर प्रैक्टिस करने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। हरमाइनी ने कहा, प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाओ, रिपोर्ट करो। नेविल ने सिर हिला दिया। मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा नेविल, रॉन ने कहा। वो सब पर हावी हो जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम खुद ही उसके नीचे लेट जाओ। ये मत कहो कि मैं ग्रिफिंडोर में रहने लायक बहादुर नहीं हूं। मैलफॉय पहले ही ये कह चुका है, नेविल ने गले में अटकती आवाज में कहा। हैरी ने अपने रोब की जेब में हाथ डाला और एक चॉकलेट फ्रॉग निकाली, जो कि हरमाइनी ने उसे क्रिसमस पर दी थी। वही आखिरी बची हुई। उसने नेविल को दे दी, जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगा। तुम मैलफॉय से 12 गुना अच्छे हो, हैरी ने कहा। सॉर्टिंग हैट ने तुम्हें ग्रिफिंडोर में डाला है ना? और मैलफॉय कहां है? उस बदबूदार स्लिथरिन में। नेविल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई जब उसने मेंढक को खोला। थैंक्स हैरी, मैं सोने जा रहा हूं। कार्ड चाहिए? तुम तो इकट्ठा करते हो ना। नेविल चला गया और हैरी ने विजर्ड कार्ड देखा। फिर से डंबलडोर, उसने कहा। यह पहला कार्ड था जो मुझे मिला था। वो चौंक गया। उसने कार्ड के पीछे देखा। फिर वो रॉन और हरमियोनी की ओर देखने लगा। मिल गया, उसने फुसफुसाया। मुझे फ्लैमेल मिल गया। मैंने कहा था ना कि मैंने ये नाम कहीं पढ़ा है। मैंने इसे उस दिन ट्रेन में पढ़ा था जब हम यहां आ रहे थे। सुनो, डंबलडोर खास तौर पर इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने 1945 में डार्क विज़र्ड ग्रिंडेलवोल्ड को हराया था। ड्रैगन के खून के 12 उपयोग खोजे और अपने पार्टनर निकोलस फ्लैमेल के साथ अल्केमी पर काम किया। हरमाइनी उछलकर खड़ी हो गई। वो इतनी एक्साइटेड तब भी नहीं हुई थी जब उन्हें अपना पहला होमवर्क चेक करके मिला था। वहीं रुको, उसने कहा और लड़कियों के डॉर्मिटरी की सीढ़ियों पर दौड़ गई। हैरी और रॉन एक दूसरे को हैरानी से देखने का भी वक्त नहीं निकाल पाए थे कि वो वापस आ गई, एक बहुत मोटी पुरानी किताब हाथ में लेकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें देखना चाहिए, वो एक्साइटेड होकर फुसफुसाई। मैंने ये हफ्तों पहले लाइब्रेरी से थोड़ी हल्की पढ़ाई के लिए ली थी। हल्की? रॉन ने कहा, लेकिन हरमाइनी ने उसे चुप रहने को कहा जब तक कि वो कुछ ढूंढ ना ले, और पन्ने तेजी से पलटने लगी, खुद से बड़बड़ाते हुए। आखिरकार उसने वो ढूंढ ही लिया जो वो खोज रही थी। मैं जानती थी, मुझे पता था। अब बोल सकते हैं क्या? रॉन ने झुंझलाते हुए कहा। हरमाइनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। निकोलस फ्लैमेल, उसने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। वो इकलौते इंसान हैं जिन्होंने सॉर्सरर्स स्टोन बनाई है। इसका वैसा असर नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। क्या? हैरी और रॉन ने कहा। ओह, सच में तुम दोनों कुछ पढ़ते क्यों नहीं हो? देखो, ये पढ़ो यहां। उसने किताब उनकी तरफ बढ़ा दी और हैरी और रॉन ने पढ़ा। प्राचीन अल्केमी का अध्ययन सॉर्सरर्स स्टोन बनाने से जुड़ा है, जो एक लेजेंडरी पदार्थ है
जिसमें अद्भुत ताकतें होती हैं। यह स्टोन किसी भी धातु को शुद्ध सोने में बदल सकता है। यह एलिक्सर ऑफ लाइफ भी बनाता है, जिसे पीने से इंसान अमर हो सकता है। सदियों से सॉर्सरर्स स्टोन की खबरें मिलती रही हैं, लेकिन अभी जो एकमात्र स्टोन मौजूद है वो है मिस्टर निकोलस फ्लेमेल के पास, जो एक मशहूर अल्केमिस्ट और ओपेरा प्रेमी हैं। मिस्टर फ्लेमेल, जिन्होंने पिछले साल अपना 665वां जन्मदिन मनाया, डेवन में अपनी पत्नी पेरनेल 658 साल की के साथ एक शांत जीवन जी रहे हैं। देखा, हरमाइनी ने कहा जब हैरी और रॉन ने पढ़ लिया। वो कुत्ता जरूर फ्लेमेल की सॉर्सरर स्टोन की रखवाली कर रहा है। मुझे लगता है उसने डंबलडोर से कहा होगा उसे सुरक्षित रखने को, क्योंकि वो दोस्त हैं और उसे पता था कि कोई उस स्टोन के पीछे पड़ा है, इसलिए उसने उसे ग्रिंगॉट्स से हटवाया। एक ऐसा पत्थर जो सोना बना सकता है और जिससे तुम कभी नहीं मरोगे। हैरी ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि स्नेप उसके पीछे है। कोई भी चाहता उसे। और इसमें भी कोई ताज्जुब नहीं कि हमें फ्लेमेल उस स्टडी ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन विजर्डरी में नहीं मिला। रॉन ने कहा, अगर वो 665 साल का है तो नया तो बिल्कुल नहीं हुआ, है ना? अगली सुबह डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में, जहां वो वेयरवुल्फ के काटने के इलाज के तरीके लिख रहे थे, हैरी और रॉन अब भी बात कर रहे थे कि अगर उनके पास सॉर्सरर्स स्टोन होती तो वो क्या करते। रॉन ने कहा कि वो अपनी खुद की क्विडिच टीम खरीद लेगा। तभी हैरी को स्नेप और आने वाले मैच की याद आई। मैं खेलूंगा, उसने रॉन और हरमैनी से कहा। अगर नहीं खेला तो स्लिदरिन वाले सोचेंगे कि मैं स्नेप से डर गया। मैं उन्हें दिखा दूंगा। अगर हम जीत गए तो उनके चेहरे से हंसी ही उड़ जाएगी। बस हम तुम्हें मैदान से समेट ना रहे हों, हरमाइनी ने कहा। जैसे जैसे मैच पास आ रहा था, हैरी अंदर से और ज्यादा नर्वस होता जा रहा था, चाहे वो रॉन और हरमाइनी से कुछ भी कहे। बाकी टीम भी बहुत शांत नहीं थी। स्लिदरिन को हराकर आगे निकलने का आइडिया बहुत शानदार था। कोई 7 साल से ये नहीं कर पाया था, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे जब रेफरी ही पक्षपाती है? हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ सोच रहा है या सच में, लेकिन उसे लगने लगा कि स्नेप हर जगह उसके सामने आ जाता है। कभी कभी तो उसे लगता कि स्नेप उसका पीछा कर रहा है। पोशंस की क्लास तो हफ्ते में एक टॉर्चर बन चुकी थी। स्नेप इतना बुरा बर्ताव करता था। क्या स्नेप को पता चल गया कि उन्होंने सॉर्सरर्स स्टोन के बारे में पता लगा लिया है? हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। फिर भी कभी कभी उसे ऐसा लगता कि स्नेप उसके दिमाग के अंदर झांक सकता है। अगली दोपहर जब वो लोग लॉकर रूम के बाहर उसे गुड लक कह रहे थे, हैरी जानता था कि रॉन और हरमाइनी सोच रहे हैं कि क्या वो उसे फिर कभी जिंदा देख पाएंगे। ये बिल्कुल भी सुकून देने वाला नहीं था। हैरी ने वुड की कोई भी बात नहीं सुनी जब वो क्विडिच की पोशाक पहन रहा था और निम्बस 2000 उठा रहा था। रॉन और हरमाइनी इस बीच नेविल के पास स्टैंड्स में बैठ गए थे, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने परेशान क्यों लग रहे हैं और क्यों दोनों अपनी अपनी छड़ी लेकर आए हैं मैच में। हैरी को नहीं पता था कि रॉन और हरमाइनी चुपचाप लेग लॉकर कर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें ये आइडिया मैल्फॉय से मिला था, जिसने नेविल पर यह किया था, और अब वो तैयार थे स्नेप पर इस्तेमाल करने के लिए अगर उसने हैरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भूलना मत, वो है लोकोमोटर मॉर्टिस, हरमाइनी ने कहा जब रॉन ने अपनी छड़ी आस्तीन में डाली। पता है, रॉन ने झल्लाते हुए कहा। बकबक मत करो। लॉकर रूम में वापस वुड ने हैरी को एक तरफ बुलाया।
मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता पॉटर, लेकिन अगर कभी हमें जल्दी स्निच पकड़ने की जरूरत है तो वो अभी है। मैच खत्म कर दो इससे पहले कि स्नेप हफलपफ का ज्यादा फेवर कर ले। पूरा स्कूल वहां बाहर है, फ्रेड वीजली ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। यहां तक कि हे भगवान, डंबलडोर भी देखने आए हैं। हैरी का दिल खुशी से उछल गया। डंबलडोर, उसने कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ा देखने के लिए। फ्रेड सही कह रहा था, वो सिल्वर दाढ़ी पहचानने में कोई गलती नहीं थी। हैरी जोर से हंस सकता था राहत में। अब वो सुरक्षित था। स्नेप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे नुकसान पहुंचाए अगर डंबलडोर उसे देख रहा हो। शायद यही वजह थी कि स्नेप इतना गुस्से में लग रहा था जब टीमें मैदान में आईं और रॉन ने भी ये देखा। मैंने कभी स्नेप को इतना गुस्से में नहीं देखा। उसने हरमाइनी से कहा, देखो वो उड़ गए। ओह! किसी ने रॉन के सिर के पीछे उंगली मारी। वो मैलफॉय था। ओह सॉरी वीजली, तुम्हें देखा ही नहीं था। मैलफॉय ने क्रैब और गॉयल की तरफ देखकर बड़ी मुस्कान दी। सोच रहा हूं कि पॉटर इस बार झाड़ू पर कितनी देर टिकेगा। कोई शर्त लगाना चाहता है। तुम क्या कहते हो वीजली? रॉन ने कुछ नहीं कहा। स्नेप ने अभी अभी हफलपफ को पेनल्टी दी थी क्योंकि जॉर्ज वीजली ने उस पर एक ब्लजर मारी थी। हरमाइनी, जिसकी गोद में सारी उंगलियां क्रॉस थीं, हैरी की ओर टकटकी लगाई देख रही थी। हैरी बाज की तरह उड़ते हुए स्निच ढूंढ रहा था। तुम जानते हो ग्रिफिंडोर टीम में लोगों को कैसे चुनते हैं? मैलफॉय ने कुछ मिनट बाद जोर से कहा। जैसे ही स्नेप ने हफलपफ को एक और पेनल्टी दे दी, वो उन्हें चुनते हैं जिन पर उन्हें तरस आता है। देखो, पॉटर है जिसके मां बाप नहीं हैं, फिर हैं वीजलीज जिनके पास पैसे नहीं हैं। लॉन्ग बॉटम, तुम्हें भी टीम में होना चाहिए। तुम्हारे पास अक्ल नहीं है। नेविल का चेहरा एकदम लाल हो गया, लेकिन उसने घूमकर मैलफॉय की तरफ देखा। मैं तुमसे 12 गुना अच्छा हूं मैलफॉय, वो हकलाया। मैलफॉय, क्रैब और गॉयल जोर से हंस पड़े, लेकिन रॉन, जो अब भी खेल से नजर नहीं हटा पा रहा था, बोला, अच्छा कहां नेविल? लॉन्ग बॉटम, अगर अक्ल सोना होती तो तुम वीजली से भी गरीब होते, और वो कुछ कहने लायक बात है। हैरी की चिंता में रॉन पहले से ही बहुत टेंशन में था। मैं चेतावनी दे रहा हूं मैलफॉय, एक शब्द और। रॉन, हरमाइनी ने अचानक कहा। हैरी, क्या? कहां? हैरी ने अचानक जोरदार गोता लगाया, जिसे देखकर भीड़ ने उफ और तालियां एक साथ मारी। हरमायोनी उठ खड़ी हुई। उसकी उंगलियां अब उसके मुंह में थीं। जैसे ही हैरी जमीन की तरफ गोली की तरह बढ़ा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है वीजली, पॉटर को लगता है जमीन पर पैसे दिख गए, मैलफॉय बोला। रॉन का गुस्सा फूट पड़ा और वो मैलफॉय पर झपट पड़ा। दोनों जमीन पर लड़ने लगे। नेविल थोड़ी देर झिझका, फिर अपनी सीट के पीछे से चढ़कर मदद के लिए कूद पड़ा। चलो हैरी, हरमाइनी चिल्लाई, सीट पर चढ़कर देखती हुई। हैरी सीधा स्नेप की ओर बढ़ रहा था। उसे यह भी नहीं दिखा कि मैलफॉय और रॉन उसकी सीट के नीचे लड़ रहे हैं, या नेविल, क्रैब और गॉयल की लड़ाई की आवाजें आ रही हैं। ऊपर हवा में स्नेप ने झाड़ू मोड़ी और देखा कि कुछ लाल रंग की चीज उसकी झाड़ू के पास से निकल गई। अगले ही पल हैरी ने गोता खत्म किया। उसका हाथ ऊपर था। स्निच उसकी मुट्ठी में थी। स्टैंड्स में खुशी की लहर दौड़ गई। यह जरूर कोई रिकॉर्ड था। किसी को याद नहीं कि स्निच इतनी जल्दी कभी पकड़ा गया हो। रॉन, रॉन, कहां हो तुम? मैच खत्म हो गया। हैरी जीत गया। हम जीत गए। ग्रिफिंडोर अब लीड में है। हरमाइनी चिल्लाई, अपनी सीट पर कूदती हुई और पार्वती पटेल को गले लगाते हुए। हैरी अपनी झाड़ू से कूद गया।
जमीन से 1 फुट ऊपर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कर दिखाया था। मैच मुश्किल से 5 मिनट चला था और खत्म हो गया था। ग्रिफिंडोर्स मैदान की तरफ दौड़े। हैरी ने देखा कि स्नेप पास ही उतरा, चेहरा सफेद और होंठ सख्त। तभी हैरी को किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। बहुत अच्छा किया, डंबलडोर ने धीरे से कहा। बस हैरी सुन सके। अच्छा है कि तुम उस आईने की बातों में उलझे नहीं रहे, खुद को बिजी रखा। बहुत बढ़िया। स्नेप ने जमीन पर गुस्से में थूका। कुछ देर बाद हैरी अकेले लॉकर रूम से निकला, अपने निम्बस 2000 को बूम शेड में रखने। उसने कभी खुद को इतना खुश महसूस नहीं किया था। उसने अब कुछ ऐसा कर दिखाया था जिस पर उसे गर्व हो सकता था। अब कोई नहीं कह सकता था कि वो सिर्फ एक मशहूर नाम है। शाम की हवा इतनी अच्छी कभी नहीं लगी थी। वो गीली घास पर चलता हुआ पिछले 1 घंटे को दोबारा सोच रहा था। ग्रिफिंडोर्स उसे कंधे पर उठा रहे थे। दूर रॉन और हरमाइनी खुशी से कूद रहे थे। रॉन नाक से खून बहते हुए भी चीयर्स कर रहा था। हैरी शेड तक पहुंच गया। वो लकड़ी के दरवाजे के सहारे खड़ा हुआ और हॉगवर्ट्स की तरफ देखा, जहां खिड़कियां डूबते सूरज में लाल चमक रही थीं। ग्रिफिंडोर लीड में था। उसने कर दिखाया था। उसने स्नेप को दिखा दिया। और जब स्नेप की बात हो ही रही है, एक हुड पहना हुआ शख्स महल की सीढ़ियों से तेजी से नीचे आया। साफ था कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। वो जितना तेज चल सकता था, उतना तेज फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ा। हैरी की जीत की खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी जब उसने उसे देखा। वो उसकी चाल पहचान गया। स्नेप सबके डिनर में होने के वक्त चुपचाप जंगल में जा रहा था। क्या चल रहा था? हैरी फिर से निम्बस 2000 पर चढ़ा और उड़ गया। वो चुपचाप महल के ऊपर से ग्लाइड करता गया और देखा कि स्नेप भागते हुए जंगल में घुस गया। उसने पीछा किया। पेड़ इतने घने थे कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। स्नेप कहां गया? वो गोल गोल चक्कर लगाते हुए नीचे आया, पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं को छूते हुए। जब तक कि उसे आवाजें सुनाई नहीं दी, वो उस दिशा में फिसलता हुआ गया और एक ऊंचे बीच के पेड़ में बिना आवाज के उतरा। वो एक शाखा पर धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा, अपनी झाड़ू को पकड़े हुए पत्तों के पार देखने की कोशिश करता। नीचे एक छायादार क्लियरिंग में स्नेप खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। क्विरल भी वहां था। हैरी उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वो पहले से ज्यादा हकलाकर बोल रहा था। हैरी ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे नहीं पता तुम यहीं मिलना क्यों चाहते थे, सेवेरस? ओह, मैं चाहता था कि यह बात प्राइवेट रहे, स्नेप ने बर्फीले लहजे में कहा। स्टूडेंट्स को सॉर्सरर स्टोन के बारे में नहीं पता होना चाहिए। हैरी और आगे झुक गया। क्विरल कुछ बड़बड़ा रहा था। स्नेप ने उसे टोक दिया। क्या तुम्हें हैग्रिड के उस जानवर से पार पाने का तरीका पता चला? लेकिन सेवेरस, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा दुश्मन बनूं, क्विरल, स्नेप ने कहा, एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए। मुझे नहीं पता तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। एक उल्लू जोर से हूंट किया और हैरी लगभग पेड़ से गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला और स्नेप की आखिरी बात सुनी। तुम्हारा छोटा सा जादू टोना, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैं सच में। ठीक है, स्नेप ने काटते हुए कहा, हम फिर बात करेंगे जब तुम्हारे पास सोचने का वक्त होगा।
और तय करोगे कि तुम्हारी निष्ठा कहां है। उसने अपनी क्लोक सिर पर डाली और क्लियरिंग से निकल गया। अब अंधेरा होने को था, लेकिन हैरी देख सकता था कि क्विरल वहीं खड़ा है, जैसे कोई उसे पत्थर बना गया हो। हैरी, तुम कहां थे? हर्माइनी ने चौंकते हुए पूछा। हम जीत गए, तुमने जीत दिलाई, हम जीत गए, रॉन चिल्लाया, हैरी की पीठ पर जोर से थपकी देते हुए। और मैंने मैलफॉय की आंख पर घूंसा मारा और नेविल ने अकेले क्रैब और गॉयल से भिड़ने की कोशिश की। वो अब तक बेहोश है, लेकिन मैडम पॉम्फ्री कहती हैं वो ठीक हो जाएगा। स्लिथरिन को सबक सिखाने की बात करो तो ये थी। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कॉमन रूम में। हम पार्टी कर रहे हैं। फ्रेड और जॉर्ज ने किचन से केक और बाकी चीजें चुरा ली हैं। वो सब बाद में, हैरी ने हांफते हुए कहा। कोई खाली कमरा ढूंढो। जब तुम ये सुनोगे तो चौंक जाओगे। उसने पहले देखा कि कहीं पीव्स तो अंदर नहीं है। फिर दरवाजा बंद किया और उन्हें सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। तो हम सही थे, ये सच में सॉर्सरर्स स्टोन ही है और स्नेप जबरदस्ती क्विरल से मदद लेना चाहता है ताकि वो उसे हासिल कर सके। उसने पूछा कि क्या उसे फ्लफी से आगे जाने का तरीका पता है, और उसने क्विरल के होकस पोकस के बारे में भी कुछ कहा। मुझे लगता है फ्लफी के अलावा भी कई चीजें हैं जो स्टोन की रखवाली कर रही हैं। ढेरों जादू होंगे शायद, और क्विरल ने कोई एंटी डार्क आर्ट्स वाला जादू किया होगा जिसे स्नेप को तोड़ना है। तो तुम्हारा मतलब है स्टोन तब तक ही सुरक्षित है जब तक क्विरल स्नेप का सामना करता रहेगा। हर्माइनी ने घबराकर कहा। तो फिर अगले मंगलवार तक वो स्टोन गायब हो जाएगा, रॉन ने कहा। हैरी ने अपनी आंखों से वो देखा जो हर शक को यकीन में बदल देता था। स्नेप और क्विरल के बीच की रहस्यमयी बातचीत। अब यह साफ था कि सॉर्सरर्स स्टोन खतरे में है और सिर्फ उनका साहस ही उसे बचा सकता है। असली जादू और खतरे की शुरुआत बस होने ही वाली है। जादू जारी है। और भी अध्यायों के लिए YouTube, Instagram और TikTok पर बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को फॉलो करें। सभी चैप्टर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं।